Good afternoon. How are you? Yeah, good afternoon, sir. I'm good. How about you? I'm absolutely fine. Yes, शालिनी, actually, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, you have to understand it very properly. yeah. कि हम सब लोग छोटी छोटी बातें अपने 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 अंदाज में सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन छोटी चीजों का मैक्रो लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है. ठीक है ना. तो यदि आप सही मायने में कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मैं पॉइंट वाइज पॉइंट गाइड कर रहा हूं, यदि वैसा करेंगे तो हम ये राजनीतिक व्यवस्था को भी बदल पाएंगे और हम प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदल पाएंगे. यदि हम अपनी बात इस तरीके से समझ पाए कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, ये बात आप मानती हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं सर. और इस जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने चुना था. ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि कैबिनेट मिशन ने इनको चुना था. और फिर जो है उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड बोवेल, उनको विदाई दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन को सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि उनकी पत्नी एडमिना माउंटबेटन, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ये तीनों एक साथ में पड़े हुए थे. राइट. तो उस संबंधों का यूज करके कैसे नेहरू को यूज किया जाए. तो आई डोंट नो, आपको ये मालूम है कि कांग्रेस को किसने पैदा किया था? जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही कांग्रेस? नहीं. ये कांग्रेस जो पैदा हुई है 1885 में, और इसे एक अंग्रेज ने पैदा किया था जिसका नाम है O.A. ह्यूम. ये महोदय जो है कलेक्टर हुआ करते थे औरैया के. झांसी का उत्तर प्रदेश का एक जिला है औरैया, उसमें एक कलेक्टर हुआ करते थे. राइट. और जो कांग्रेस पैदा की गई थी वो इस ध्येय से पैदा की गई थी कि कांग्रेस जो है ये फन क्लब के रूप में थी. इसमें ब्रिटेन में पड़े हुए अंग्रेज, मतलब भारतीय अंग्रेज, राइट, उनको कैसे हम यूज और अब्यूज करके नेटिव भारतीयों के ऊपर अपना शासन चलाएं. राइट. आई मीन, ये वैसे तो ये चीज मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को मालूम है, लेकिन क्योंकि इन सब चीजों पे बहुत जोर कभी दिया नहीं जाता है तो सही परिप्रेक्ष्य में हम चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं. ठीक है ना. फिर दूसरी बात हुई कि आपको ये मालूम है कि वर्किंग कमेटी जिसके प्रेसिडेंट को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना था, उसमें नेहरू जी को 0 वोट मिला था. ये मालूम है आपको? नहीं मालूम है. तो इसमें 15 वोट थे. 12 वोट सरदार पटेल जी को मिले थे और 2 वोट कृपलानी जी को मिले थे और 1 वोट किसी अन्य को मिला था. नेहरू जी को 0 वोट मिलने के बावजूद भी, चूंकि अंग्रेजों ने चाहा था इसलिए वो इस देश के प्रधानमंत्री बने. और उन्होंने टिट फॉर टैट किया. जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. राइट. भारत के जो है कमांडर इन चीफ और वो अंग्रेज ही बने रहे. राइट. एयरफोर्स और बाकी नेवी के भी चीफ जो है वो अंग्रेज ही बने रहे. और जो संविधान आया है, ये संविधान जो है, आपको मालूम है ये संविधान जो है सही मायने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं बनाया है. हाँ या नहीं में जवाब दीजिए आप. नहीं सर, मैंने इतना ज्यादा नहीं. हाँ. तो ये 433 आर्टिकल का ये संविधान नेहरू जी और 6-7 लोगों ने मिलके बनाया था. और नेहरू जी चाहते थे कि इस संविधान को एक अंग्रेज, जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो उसको जो है इसका ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करना था. गांधी जी के दबाव के कारण फिर ये काम जो है ड्राफ्ट कमेटी को सौंपा गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. राइट. और आप थोड़ा गूगल पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ड्राफ्ट कमेटी में जो भी चर्चाएं हुई
वो पूरी डिटेल में अवेलेबल है। तो उससे एक चीज सामने आती है कि ड्राफ्ट का कमेटी के सामने ऑलरेडी आर्टिकल लिखे हुए थे जिन पर चर्चा हुई। तो इसका मतलब है किसी ने पहले से वो आर्टिकल लिखे हुए थे ना, तो वो भी इस बात को सत्यापित करता है कि ये ड्राफ्ट फॉर्मेट में ऑलरेडी संविधान लिखा हुआ था, जिस पे ड्राफ्ट कमेटी में बहस हुई और फिर एक एक आर्टिकल जो है वो अडॉप्ट किया गया। आपको आर्टिकल 333 मालूम है क्या? नहीं सर, नहीं, मुझे आर्टिकल 333 है कि आपकी पार्लियामेंट में 2 एंग्लो इंडियन को नामांकित किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारे संविधान में 545 सीटें होती हैं, 545 मेंबर होते हैं, लेकिन हम कितने को इलेक्ट करते हैं? केवल 543 को, राइट। 2 जो है एंग्लो इंडियन आर्टिकल 333 के तहत प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। तो ये एंग्लो इंडियन कौन है जानती हैं आप? कौन? जो अंग्रेज जिन्होंने यहां संतान पैदा की उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है ना। ओके। तो ये एंग्लो इंडियन को हमारे पार्लियामेंट में क्यों रिप्रेजेंट होना चाहिए? हमारा पार्लियामेंट अंग्रेजों की इन औलादों को के किन हितों का संरक्षण करना चाहते हैं, और विधानसभा में भी एक एक सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। ये तर्क मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपका संविधान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 80% है, और ये चीज जो है अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाई थी, राइट। इसके बाद हमारे वीर जो है नेहरू जी ने अंग्रेजों के सभी नियम कानून जो है एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी पुलिस आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है? शालिनी जी? नहीं सर, नहीं मालूम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम और आपकी जो पुलिस है ये 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, और 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, राइट। तो उसको दबाने के लिए जो पुलिस व्यवस्था पैदा की गई है, आज वही पुलिस व्यवस्था आपके साथ है, वही नियम कानून आपके साथ है। अब आपको ये मालूम है कि नियम कानून क्यों बनाए गए थे? हेलो। ताकि लोगों को वो कर दिया जाए, मतलब लाइक ताकि लोगों को गुलामी का एहसास दिलाया जा सके, राइट। तो भारतीय थे गुलाम, और पूरी व्यवस्था जो थी वो थी लॉर्डशिप, है ना। तो वो लॉर्ड चाहे जो न सिपाही हो वो, लेकिन वो चूंकि अंग्रेजों का मातहत था तो वो हो गया है लॉर्ड, राइट। तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उनको चोर साबित करने के लिए, उनको गुलाम साबित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी, जो आज के इन काले अंग्रेजों को भी बहुत अच्छी लगती है। अब शालिनी जी, आपको तो ताज्जुब हो रहा होगा कि डी साहब आपसे ये बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर हो रहा है ताज्जुब कि नहीं हो रहा है? नहीं सर, एक्चुअली एजुकेशन कहीं से भी मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग मोमेंटरी जीते हैं। हम लोग नहीं, इसके पीछे मकसद ये है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देख करके आए हैं। हाँ शालिनी जी, इसके पीछे मकसद कुछ दूसरा है। मकसद इसके पीछे ये है कि यदि हम समस्या की जड़ को पहचानेंगे तो फिर हम जड़ का इलाज करेंगे। एग्जैक्टली, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना सतही जो है ना सिम्टम पे घेरे रहेंगे, और अभी तक सभी लोगों ने सिम्टम की बात कही है। यदि हम जड़ पे नहीं जाएंगे, इसका मतलब है संविधान में जो गड़बड़ियां की गई हैं, चाहे आर्टिकल 333 हो या राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें आपने कहा कि सभी धर्म, सभी कास्ट जो है वो इक्वल होंगे, वही में इनइक्वलिटी उसी संविधान में डाल दी गई, राइट। इसका मतलब है कहीं ना कहीं
नेहरू की जो सोच और नियत थी वो शुरू से ही खराब थी, राइट, अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, और अंग्रेजों ने उनसे जो जो कहा वो उन्होंने किया। तो नेहरू जी वाज नॉट अवर प्राइम मिनिस्टर, ही वाज मोर एजेंट ऑफ द इंग्लिश पीपल। और ये इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि वो अपने जीवन पर्यंत इस देश के प्रधानमंत्री बने रहे। और कांग्रेस ने इतने खराब नियम कानून बनाए हैं। एक कानून का मैं जो कि कानून नहीं बन पाया, जिसका नाम है कॉमनल वायलेंस राइट बिल ऑफ 2011। इसको 2 बार पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की गई, 2005 में और 2011 में। आप उस ड्राफ्ट को यदि पढ़ लेंगी तो आप घबरा जाएंगी। आपके विरुद्ध इतना षड्यंत्र उसमें विष था। कोई भी भारतीय हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में जिंदा नहीं रह सकता था उस कानून के तहत। इतना खराब गंदा कानून। आप बताइए, हम लोगों को कितना मूर्ख समझा जाता था। हमको दूध पीता बच्चा समझा जाता था। ये अपने थोड़े से वोटों के लिए इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इस देश के बहुसंख्यकों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। जब सभी लोग जो है इस देश में सभी जातियां, सभी धर्म बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों होना चाहिए जिसके संविधान में सेकुलर लिखा है? तो बराबर होना चाहिए ना। तो ऐसे ढेर सारे काम किए गए हैं। वक्फ बोर्ड को 2013 में अमेंड किया गया है और अभी ये स्थिति है कि वक्फ बोर्ड जिसको भी क्लेम करेगी कि हमारी संपत्ति है वो उसकी संपत्ति मानी जाएगी, वो नोटिस देके, और ये मान लिया जाएगा कि यू आर एनक्रोचर, राइट। और ऐसी बहुत सारी आपको मालूम है ताजमहल जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गया है। अब उसमें जो टिकट मिलता है उसका जो है ना देख रेख सरकार की खर्चे पे होती है और आमदनी जो है वक्फ बोर्ड के खाते में जाती है। मालूम है क्या आपको? नहीं सर। आपको मालूम है अभी कुछ शायद 1 आध महीना हो गया है अब तो एक वक्फ बोर्ड ने कहा कि आपने बेट द्वारका का नाम सुना है बेटे? नहीं। द्वारका का नाम सुना है जिसमें द्वारकाधीश बैठते हैं गुजरात में? द्वारकाधीश, हाँ। उसके बगल में एक नाव से जाते हैं जहाँ रहाइश है, मतलब द्वारका जी की, राइट। मतलब जो है ना कृष्ण भगवान की जहाँ वो थी, राजधानी थी, राजमहल था, उस एरिया को बेट द्वारका कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि असली द्वारका जो है समुद्र में उसी के नीचे है। अच्छा। हाँ, अभी कुछ समय पहले 1 आध 2 महीने हो गए शायद, वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये तो बेट द्वारका तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मतलब हिंदुओं के देश में इतने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, सभी कानून जो अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की मशीनरी को अपन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, ठीक है ना, राइट। उसको अंग्रेजों के समय में भी वो लॉर्ड थी और आज भी वो लॉर्ड है, राइट। और लॉर्ड कमिट को नो मिस्टेक। तो चूंकि आप इतनी लड़ रही हैं जमीन पे, तो ऐसे ढेर सारे केस आपके पास सामने आते होंगे जब पटवारी कुछ भी उल्टा सीधा गलत लिख देता है और आपकी जिंदगी निकल जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए, राइट। आपको न्याय नहीं मिलता है। और कहते हैं लॉर्ड्स कमिट्स नो मिस्टेक, राइट। तो ये लॉर्ड जो है जो भी कहें, गलत करें, निर्णय लें ना लें, विलंब से लें, गलत निर्णय लें, घूस खा के निर्णय लें, लेकिन सफर जो है आपको करना है। कहते हैं कि तरबूज चाहे छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, ठीक है ना, हस्र एक ही है कि तरबूज को ही कटना है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं?
लेवल तक जितनी भी पूरी हिस्ट्री बताई, हेलो, हाँ, आपने जितना भी पूरा हिस्ट्री बताया, ये सारी चीजें कोई मतलब 99% कोई भी नहीं जानता है और इतना किसी ने स्टडी भी नहीं किया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो चीज जानता है, एक आम इंसान जो है वो एक चीज ये जानता है कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, पूरी करप्ट है। दूसरी चीज, पुलिस पूरी तरीके से करप्ट है। इसको अगर दूसरे एंड से देखा जाए, देखिए एक चीज मैं आपको शालिनी जी एक बार मैं टोकता हूँ। देखिए पूरी तरह कोई करप्ट नहीं है। जैसे गंदगी में कीचड़ होता है, ऐसे ही गंदगी के बीच में अच्छे लोग भी हैं। यदि अच्छे लोग नहीं होते तो हम और आप जिंदा नहीं रह पाते। ये बिल्कुल सही बात है, एक फैक्ट है। और एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो हर व्यक्ति कमाने के लिए बैठा हुआ है और मकसद ये है कि हर व्यक्ति, मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ काम, जिसको अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, हम बिल्कुल सारी चीजें देखते हैं। लेकिन अभी कहानी किताबों में देखने के लिए आता है कि कोई डेडिकेटेडली अपने नौकरी के लिए या अपने देश के लिए समर्पित होकर के सारी चीजें कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर कोई भी टेंडेंसी हो एक ही चीज के ऊपर जाती है। हिंदुस्तान जहाँ पर बहुत बड़ी मात खा रहा है, सबसे पहली चीज एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो द सिस्टम विच इज नाउ बीइंग अ बिजनेस, मतलब बिग बिजनेस बन चुका है ये एक एजुकेशन सिस्टम। इसमें ना तो किसी को कोई तथ्य पता है, ना तो किसी को कोई नॉलेज है, ना तो किसी को कोई अवेयरनेस है। पूरा का पूरा एक फैशन इंस्टीट्यूट और पैसे का पूरा काम बन चुका है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज। और हर व्यक्ति यही सोचता है एक स्कूल खोल दो पैसा मिल जाएगा, एक हॉस्पिटल खोल लो एक पैसा मिल जाएगा, आप एक कॉलेज खोल लो आपको पैसा मिल जाएगा, आप एक वेंडरशिप खोल लो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन काम की बात करें तो काम की बात में इंसान जो है वो आज की डेट में इस सिस्टम के ऊपर आ गया है कि आप काम करो, अपने नीचे वाले को टॉर्चर करो, और वो जो टॉर्चर है वो चलता आ रहा है। यानी कि सिस्टम इज द सेम। वहीं से आपका जो है अभी बाहर अंग्रेज कैसे कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा था कि अभी तक लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि अंग्रेज पहले भी हिंदुस्तान से कहीं नहीं गए थे, आज भी कहीं नहीं गए हैं। आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर लो तो जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया के अंदर काम कर रही हैं वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पूरा इंडिया में ही बना रही हैं। हल्दी से लेकर के स्पाइसेस पूरी ले रही हैं, लेकिन नाम कहाँ का दे रही है, फॉरेन कंट्रीज का दे रहे हैं, क्योंकि उनको सिस्टम पता है। और हमारे यहाँ के लोग जो है वो इतने अनएजुकेटेड हैं कि उनको सिस्टम आता ही नहीं है। आप उनको समझा भी दोगे तो अंगूठा टेके उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अंग्रेज किस चीज की बात करते हैं कि भाई हमको अंग्रेजी आती है, हमने 4 शब्द अंग्रेजी के बोल दिए और हमें तुम्हें डोमिनेट करना है, तुम्हारा ही सामान लेकर के तुमसे ही लेंगे, यानी शिक्षा भी तुम्ही से लेंगे और विद्या हमारी रहेगी। शिक्षा तुम्हारी रहेगी और विद्या हमारी रहेगी। यानी कि हमारी लैंड पे जो चीज उत्पन्न हुई है उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म में बना करके दीज पीपल आर यूजिंग अस and they are dominating us, or they are giving us the opportunity to earn from the system of marketing. This is what it is happening. Secondly, अगर हम बात करें कि यहाँ पर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस सिस्टम ऐसा है कि आप केस लगा लो, यहाँ पर जो व्यक्ति जितना सीधा रहेगा, जितनी चीजें को दिक्कत में रहेगा, उनको पैसा कमाना है। जो लास्ट में जो ग्राउंड लेवल पे व्यक्ति काम कर रहा है पुलिस स्टेशन में, उसका सिर्फ एक ही काम है, केस आया इससे हमको सेटलमेंट का कितना पैसा मिलेगा। जब तक एफआईआर नहीं होगी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इसका रूट कॉज ये है कि आप गुलाम हैं। बिल्कुल, मतलब रूट कॉज जो है भी हम समझेंगे, इसका मतलब है कि अभी भी हमें आजादी की जरूरत है। किससे? इन काले अंग्रेजों से। ठीक है ना? बिल्कुल। इन काले अंग्रेजों में कौन कौन आएगा? इस व्यवस्था का जो भी हिस्सा है, नेता, ब्यूरोक्रेसी एंड इवन जुडिशरी आल्सो, राइट? क्योंकि जुडिशरी भी जो है ना लॉर्ड बन गई है। ठीक है ना? और जुडिशरी पैदा कैसे हो रही है? उसे कोई राजनेता जो है, यदि उसको यदि यंग एज में ही, थोड़ा सा कम एज में यदि वो जज बन जाता है हाई कोर्ट का, तो जिस दिन वो जज बनता है उसी दिन उसकी इबादत लिख दी जाती है कि ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात समझ आया कि नहीं आया? एंड everybody behave like lord. There is no consistency. लोग बाग जो है अपने जजमेंट जो है लिखवाते हैं। सर एक सेकंड होल्ड करेंगे क्या प्लीज? एक सेकंड। हाँ।
हेलो हेलो या हाँ तो सर, ये चर्चा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। इस चर्चा को अपन यहाँ विराम देते हैं और अपन ये समझें कि अब करना क्या है, राइट। तो बेसिकली आपकी समस्या है क्योंकि हमने जो व्यवस्था डाली, ये लोग निकम्मे लोग थे, तो इन्होंने चुनाव के लिए एक पार्टी सिस्टम पैदा कर दिया, राइट। और ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां प्राइवेट कंपनियों की जैसी ही पेश आ रही हैं। डू यू एग्री विथ मी? एब्सोल्युटली। ठीक है ना। ये जो है पैसे लेके टिकट बांट रही हैं, अपराधियों को टिकट बांट रही हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने नेताओं के रिश्तेदारों को बांट रही हैं, और दूसरी पार्टी से जो अपना हित साधने के लिए लोग इनकी पार्टी में आ रहे हैं, उनको टिकट बांट रही हैं, उनको मंत्री बना रही हैं और कई बार साथ में पैसा भी दे रही हैं यदि वो सत्ता बनाने में मदद कर रहे हैं तो। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का केस भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, राइट। तो हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र की आवश्यकता है और हमें खर्च विहीन चुनाव की आवश्यकता है और टैक्स फ्री इंडिया की जरूरत है। आप कहेंगे साहब टैक्स खत्म हो जाएगा तो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ आएगा? तो इसका पूरी एक व्यवस्था है कि हमारा टैक्स हम जीरो कर पाएंगे, ना इनकम टैक्स होगा, ना कस्टम एक्साइज होगा, और इसके बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 4 गुना पैसा होगा। भारत जो है वो साइबर क्राइम से मुक्त भारत होगा और धीरे से हमें पेपर करेंसी से भी अपने भारत को मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेपर की करेंसी है यही सब जना आफत की जड़ है, राइट। देखिए, कालाबाजारी पेपर करेंसी से होती है, घूस और भ्रष्टाचार पेपर करेंसी से होता है, टेररिज्म को पैसा पेपर करेंसी से जाता है, हवाला पेपर करेंसी से होता है, नक्सलिज्म पेपर करेंसी से होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी ने इस बार डिजिटल करेंसी की बात कही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ ही हमें साइबर क्राइम को, इसको हम बहुत आसानी से जीरो कर सकते हैं। आप मेरे जो है साइबर क्राइम फ्री भारत, आपने हमारा चैनल देखा है क्राइम फ्री भारत? जी सर, मैंने कल मेरी मैम ने मुझे आपका कुछ इंटरव्यू वो भेजा था, तो मैंने उसके से क्राइम फ्री भारत आपका ऑप्शन देखा यूट्यूब पे। तो मैं एक तो शालिनी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जी मैंने कर लिया है सर। हाँ, और उसमें जो है ढेर सारे वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उनको आप सुनिए और जो अच्छा लगता है उसे आगे बढ़ाइए। और बहुत जल्दी हम एक क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लेके भी आ रहे हैं। ओके। और हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट से संवाद करके हम कोई समस्या का सुधार निदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो काले अंग्रेज हैं। इन्होंने पार्टी और बाकी तंत्रों के आधार पर जो है, अगर अपन ये बात करते हैं कहीं पर भी सिस्टम पे जाकर के, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी या कांग्रेस की, तो आपस में वहीं पर तक पूरी 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 लड़ाई वहीं पर ही चल रही है ना सर? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये बताओ कि जो दुष्ट है वो बातें तो कर सकता है, वो दुष्टता क्यों दूर करेगा यदि वो मलाई खा रहा है तो? हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो वो स्लोगन कर सकता है। आप ये बताइए वो आपकी गरीबी क्यों दूर करेगा? यदि गरीबी के कारण ही वो वोट पा रहा है, यदि गरीबी के कारण ही वो आपको पैसे देता है, दारू बांटता है, साड़ी बांटता है और फ्री भी बांट के आपके वोट कबाड़ लेता है, तो ये उसका राजनीतिक स्वार्थ है कि आप गरीब बने रहे, है कि नहीं है? सर गरीब के साथ इलिटरेट बने रहे, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, इलिटरेट तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने आपको जो है उल्टा जो चीजें पढ़ाई हैं वो सब झूठी मूठी पढ़ाई है और झूठा मूठा इतिहास लिखवाया है। और झूठा इतिहास लिखवाने के लिए जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण बांट दिया है।
उनको उनको मैं वही कह रही हूँ कि आज की डेट में जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सिस्टम, क्योंकि आज अगर हम होम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आज जो स्कूलिंग का चल रहा है सिस्टम डिग्री का है, लेकिन ये जो डिग्री ये लोग जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो बुक्स इन्होंने निर्माण करी है, ये बुक्स जो निर्माण करी है ये उस टाइम की निर्माण करी है जिस टाइम से ये सिस्टम बना था। लेकिन प्रैक्टिकली आज की बात मैं अगर करूं तो जो बच्चे हैं दे आर मच मोर अवेयर एंड दे आर मच मोर लिटरेट देन द बुक्स विच दे हैव क्रिएटेड। आज मैं एक शिक्षा से विद्या की बात कर रही हूँ, मैंने अपने एनजीओ में शिक्षा से विद्या कैंपेन चलाया है। जैसे मैं एक बात करती हूँ, मेरे पास कोई डिग्री की नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे कस्तूरबा में बुलाया था लेक्चर के लिए, मैं एक लेखिका हूँ, तो मैं बेसिकली राइटिंग स्किल्स पे हूँ, मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, जो मैं अपने संस्कृति की बात करती हूँ। मैंने एक रिसर्च किया था, बचपन से लेकर मैं एक चीज ढूंढ रही थी कि ईश्वर क्या है और भगवान क्या है। ये जो इतनी आतंक लगा करके रखी हुई है कि कोई बोलता है गुरु नानक पूजो, कोई बोलता है कृष्ण पूजो, कोई बोलता है देवी पूजो, कोई बोलता है शिव पूजो, कोई बोलता है गुरुद्वारे को पूजो। मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर करना क्या है लाइफ में। मतलब हर जगह पर हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड कि सुबह उठ करके भोले को जाकर दूध चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी। मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, मुझे एक चीज समझ में आती थी कि भाई जब इंसान एक है तो उसको इतनी सारे तरीके से डिवाइड क्यों करके रखा है। दिस इज ओनली द कल्चर की किसी ने आपको पंजाबी ड्रेस पहना दिया, किसी ने आपको एक पगड़ी बांध करके सरदार बना दिया, किसी ने आपको हिजाब पहना दिया, जो भी है ये हमारी संस्कृति का संविधान है। अभी मैं आपको समझाऊं कि आपका भ्रम अभी खत्म हो गया हो तो फिर इस विषय पर नहीं सर, मैं इस चीज के ऊपर ही आ रही हूँ। तो बेसिकली जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ने के लिए कोशिश करा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ह्यूमन लाइफ को ना तो माँ की जरूरत है, ना तो पिता की जरूरत है, ना तो किसी साथी की जरूरत है। नहीं, ये ह्यूमन लाइफ आप गलत बोल रही हैं। जब तक स्पर्म और वो नहीं मिलेंगे तब तक जो है ना जीवन पैदा नहीं होगा। ईश्वर ने उसकी व्यवस्था ऐसे ही की है। मैं उस चीज की मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। इसका मतलब है कि हमें जो है प्लस माइनस स्त्री पुरुष उनका जो है वो करके जो है कहीं ना कहीं जो तभी जीवन की उत्पत्ति होगी। जी सर, मैं आपको वही बता रही हूँ कि बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं पंच तत्व पर निर्धारित है, जिसमें आप भूमि ले लो, गगन ले लो, वायु ले लो। और यदि आप अर्धनारीश्वर को देखें तो इसका मतलब है कि आपके विदिन ही दोनों तत्व अवेलेबल है क्योंकि जो इंसान पुरुष और नारी तत्व जो है हर व्यक्तित्व का दोनों में है, नारी में भी है और पुरुष में भी है। राइट, हाँ, ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो यदि ऐसा है कि यदि बात हम जस्ट ए मिनट ये इस विषय पे अपन संवाद करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो ये चर्चा जो है इंडेफिनेटली चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि देखो, कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ठीक है ना। एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि चारों तरफ असुरों और दुष्टों का बोलबाला हो गया है। ये नेता सबसे बड़े दुष्ट हो गए हैं और इन दुष्टों ने अपने चारों तरफ जो है ना अपराधियों को जगह दे दी है। इनके मंचों पर अपराधी बैठते हैं जिनके खिलाफ स्थायी वारंट हैं, और ये जो इनके दुष्ट लोग हैं ये आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनके जो है ना जो कुछ करे वो कम है, जो उनके जमीनों को ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब खुला आतंक जो है ना ये लोग कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो हमें ये लड़ाई, एक चीज हम आजकल बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने समय में जब असुरों का प्रकोप और दुष्टता बढ़ती थी तो हमारे ऋषि मुनि देवता और बाकी लोग क्या करते थे? वो तपस्या करते थे। जस्ट ए मिनट। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना उसके यदि वो असुरों से लड़ेंगे तो असुर जो है इन्हें नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि असुरों के पास शक्तियां बहुत थी और आज के जो दुष्ट और असुर हैं उनके पास भी शक्तियां बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आज जो है आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी इन दुष्टों के शिकंजे में है। आपकी पुलिस की औकात नहीं है कि इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन कर ले।
बिना पॉलिटिकल आका के पूछे जो है गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, राइट। पूरा सिस्टम इनके सामने बौना हो गया है। इस बात को आप मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? बिल्कुल मान रही हूं। तो ये लड़ाई जो है यदि आप सीधे लड़ेंगे तो ये दुष्ट जो है ना आपको चारों खाने चित्त कर देंगे। तो ये जो है हमें लड़ाई उसी समय की लड़ाई के हिसाब से करना होगा। हमें तपस्या करके ब्रह्मास्त्र, शिवस्त्र और वरदान प्राप्त करना होंगे। तो डेमोक्रेसी के ब्रह्मास्त्र, शिवस्त्र और वरदान क्या है कि हम जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में जो लोग हैं वहां संगोष्ठी करें, बात करें और उनको जो है ना इन तथ्यों को बता के उनकी हम आवाज बने और वो हमारी आवाज बने। ठीक है ना? यदि एक बार हम ये कर लेते हैं और यदि अज्यूम करिए कि हम 25 करोड़ 50 करोड़ जहां तक भी तपस्या करते हैं वहां तक यदि हम पहुंच जाते हैं और फिर हम जो है दीपक जलाकर, थाली बजाकर और हम सरकार से क्या चाह रहे हैं यदि हम वीडियो के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे तो उसे माननीय नरेंद्र मोदी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, राइट। बात और यदि इसके बावजूद भी वो नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें विवश किया जाए, राइट। अब आप कहेंगे कि आप कैसे विवश करेंगे, आप छोटे से प्राणी हैं, वो इतने 5,000 करोड़ की पार्टियां हैं, उनके पास पैसा भी है, सत्ता का बाहुबल भी है, आप उनको कैसे विवश करेंगे? आप पूछिए। आप पूछना चाहेंगे या क्वेश्चन के नहीं पूछना चाहेंगे? नहीं, सही बात है। तो उनको विवश करने का तरीका है कि यदि वो हमारी बात मानते हैं तो हम उन्हें सिर पे बिठाएंगे, उनका यशोगान करेंगे और उनकी दुष्टता को नजरअंदाज करके उन्हें 545 पूरी सीटों के साथ जिताएंगे भी। ठीक है ना? यदि उन्होंने जो नियम, कानून और ब्यूरोक्रेसी में जो परिवर्तन बताया है, यदि बता रहे हैं हम लोग, यदि वो उसे करते हैं तो हम उन्हें सिर पे बिठाएंगे। ठीक है ना? अब यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनको विवश करेंगे। तो आप कहेंगे कैसे विवश करेंगे? तो हम काली पट्टी बांधेंगे, हम जो है काले झंडे दिखाएंगे और चूंकि यदि हमारी संख्या 50 और 100 करोड़ तक पहुंच जाती है, जिसके लिए हम सबको बहुत मेहनत और तपस्या करना पड़ेगी और उसमें हमें शासन से बात नहीं करना है, हमें पब्लिक को अपने साथ जोड़ना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो फिर हम ना तो इनके प्रोग्राम में जाएंगे, चाहे वो टैक्स पेयर की गाड़ी बेच के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और साथ में यदि 500,000 रुपए जैसा कि आजकल नेता देते हैं वो भी देंगे तो भी उनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, राइट। और उनको अपने किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। और चूंकि आपका अधिकार क्षेत्र, आपका प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत में सब जगह, सब गली कूचों पे होगा, तो आप उनको काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, यदि आप ऐसा कर पाए तो आप उनको कुछ हद तक विवश कर सकते हैं। ठीक है ना? अब अज्यूम करिए कि वो अपने अहम में यदि विवश नहीं होते हैं तो अब आपके पास एक ही उपाय है, भय कारित करना। जो भगवान राम ने रामचरितमानस में क्या कहा कि भय विन होए न प्रीत, राइट। पूरी बात कहें तो उन्होंने कहा विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होए न प्रीत, राइट। यदि ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा। जितने अपन बातें कह रहे हैं उनको करके क्राइम फ्री भारत पार्टी को विलुप्त भी होना होगा, क्योंकि हमें पार्टी मुक्त प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि पार्टी ही सभी गड़बड़ियों की जड़ है। ठीक है ना? तो ये जो आपसे हमारी अभी चर्चा हुई है, आप जो है इसको देखेंगे तो इसके ढेर सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, आप उनको सुनिए, देखिए और जो अच्छा लगता है उसे लाइक करिए। जहाँ पे आप कुछ सुझाव देना चाहती है वहाँ सुझाव भी दीजिए, हम उसे अंगीकृत भी करेंगे और जमीन पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अभी हम सब लोगों का जो मुख्य काम है कि जिसका जो प्रभाव क्षेत्र है, आप इतने समय से मेहनत कर रही हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र होगा। ठीक है ना? उस प्रभाव क्षेत्र में लोगों को ये बातें समझाना है जो मैंने आपको समझाई हैं, हमारे वीडियोज उनको दिखाइए और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है
और जैसे ही क्राइम फ्री भारत का ऐप लॉन्च हो जाता है तो फिर उसकी मेंबरशिप भी लेना है, राइट। और एक बार हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे तब हम ये थाली बजाना, दीपक जलाना और वीडियो जला के गवर्नमेंट से सीधे संवाद करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार हैं जो उनको डराते रहते हैं, यही कारण है कि मोदी जी हर चीज को सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने जितनी भी गड़बड़ियां की वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है ना, हाँ या नहीं। तो एक चीज और मैं आपसे एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि शाली जी को भी अपने मिशन वो चाइल्ड अब्यूज और उन सब के खिलाफ वर्क कर रही हैं, उसके लिए भी आप एक जब भी उन्हें गाइडलाइन की जरूरत होगी वो आपको कॉल करेंगे और आप हम ये कह रहे हैं कि हम हर विषय पर जो है बात